जैन साथी कैसे आप सब लोग। कल पंचवर्षीय योजनाएं लगभग हमारी समाप्त हो गई थी, थोड़ा सा समझाना था, है ना, ऐसा ही रह गया था बस, तो समझ लो आज जो रह गया है थोड़ा बहुत। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले की जो कंडीशंस थे वो अंग्रेजों के हिसाब से मतलब चलता रहा मामला, जैसे चल रहा था वैसे। लेकिन 1947 के बाद का जो मामला रहा वो मतलब ये रहा कि अब हमारे हाथ में ही है और देश को कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे प्लानिंग की जाए। तो 1950 में योजना आयोग बना और उस योजना आयोग ने मतलब 5 ईयर प्लान्स मतलब तैयार किए। और जो योजनाओं का जो प्रावधान है संविधान में, हमने कहाँ से लिया है तो तुम्हें पता है, वो रूस से लिया है। सप्तवर्षीय योजना है मतलब रूस में, तो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनी। और ये पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है वो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 के लिए बनाई गई। 1951 से 1956 के लिए बनाई गई। अब आप लोगों को पता हुआ है क्लियर कट कि जब देश आजाद हुआ हमारा तो उस समय की जो सिचुएशन थी, उस समय पे हम लोग मतलब खाने के लिए तरस रहे थे, मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। भुखमरी की समस्या, गरीबी की समस्या, या फिर जो सबसे बड़ी समस्या जो जीवन प्रत्याशा दर इतनी कम हो चुकी थी, क्योंकि जब इंसान का मतलब हेल्थ ठीक नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, खाने के लिए उपलब्धता नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है कि व्यक्ति में मतलब जो जीवन जीने की जो मामला है वो भी बहुत कम रह गया था, जीवन प्रत्याशा दर बहुत कम हो गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजनाओं को जो प्राथमिकता जिस चीज को दी गई थी वो है कृषि। किसको दी गई? कृषि को दी गई। और कृषि को देने का जो मामला था भाई, सबसे पहले ये पहले पेट पूजा यार। जब खाना ही नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में हम मतलब उद्योगों की बात करें या मतलब बड़े बड़े उद्योग लगाने की बात करें, वो तो बाद वाला मामला है, पहले खाना जरूरी है। तो कृषि को प्राथमिकता दी गई और हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी ये पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना के थ्रू 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो सबसे ज्यादा मतलब जिसको प्राथमिकता दी वो मामला था गांधीवादी विचारधारा को। किसको? गांधी के आर्थिक विचारों को। और महात्मा गांधी के आर्थिक जो विचार थे वो कुछ ऐसे थे कि भारत बसता है गांवों में, और अगर गांव सशक्त होते हैं तो देश सशक्त हो जाएगा। तो गांवों को सशक्त किस चीज से किया जा सकता है? बोला कि लघु और कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं उनको मतलब बढ़ावा दिया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। तो लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा और कृषि को बढ़ावा देना, इससे मामला बनेगा कि भारत का विकास हो जाएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक जिसका कार्यकाल रहा, उसमें प्राथमिकता दी गई कृषि को। प्राथमिकता किस चीज को दी गई? कृषि को। कौन से मॉडल पर आधारित है? वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। और कृषि को मतलब अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो उन्नतशील बीज की मतलब जरूरत पड़ेगी। तो उन्नतशील बीज को मतलब इसमें बोला कि उन्नतशील बीजों को बढ़ावा दे, लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब इसका जो टारगेट रखा था उससे जो मतलब जितनी उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा बेहतर मिल गया था। मतलब 2.5 या 2.6% इसका जो टारगेट था, और 3.6% के आसपास मतलब ग्रोथ रेट मतलब रही। तो बहुत अच्छा था, सफल योजना थी अपने आप में। दूसरी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक के लिए बनी। आप लोगों को पता हुआ है ना प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सामाजिक अगर ये हम बात करें तो मतलब समाजवादी विचारधारा के नजदीक दिखाई पड़ते थे जवाहरलाल नेहरू। कौन सी विचारधारा के? समाजवादी विचारधारा के। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड है वो 1956 से लेकर 1961 तक है। इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल को मतलब इसमें लागू किया गया। और पीसी महालनोबिस ने मतलब इसका प्रारूप तैयार किया और बोला कि देखो अगर विकास करना है, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में तुमने खेती को बढ़ावा दिया, जो प्राथमिकता दी, ठीक है, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो बढ़ावा दिया गया वो बढ़ावा दिया गया औद्योगिकरण को। किसको? औद्योगिकरण को। तीव्र औद्योगिकरण या भारी औद्योगिकरण को मतलब बढ़ावा दिया गया। और इसके तहत भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे मतलब लो इस्पात संयंत्र लगाए गए। भिलाई कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहां पे? उड़ीसा। और दुर्गापुर कहां पे? पश्चिम बंगाल। तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे मतलब लो इस्पात संयंत्रों को मतलब बढ़ावा दिया गया। एलआईसी 1956 में। और पहली औद्योगिक नीति जारी की गई 1956 में। कौन सा? पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? 1956 में जारी की गई। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी पंचवर्षीय योजना में और पहली पंचवर्षीय योजना में अगर हम थोड़ा सा दिखाई दे हमें, तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपको दिख रहा होगा कि कृषि को बढ़ावा दिया गया, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन जब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो इसमें
कृषि को तो बढ़ावा देना ही है साथ साथ में भाई, कृषि को मतलब पीछे नहीं छोड़ना है, कृषि को तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या बना लिया, औद्योगिकरण। मुख्य उद्देश्य क्या बना लिया, औद्योगिकरण। और मुख्य उद्देश्य बनाने का मतलब आपने देखा भी, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे लो इस्पात संयंत्र मतलब लगाए गए, इतने भारी भरकम इंडस्ट्री लगाई गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके और 1966 तक के लिए बनाई गई, लेकिन ये योजना में मतलब इसका जो प्राथमिकता जिसको देना था वो तो कृषि क्षेत्र को और कृषि उत्पादकता को, मेनली किसी को, कृषि उत्पादकता को मतलब बढ़ावा देने का सोचा। लेकिन यहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि उन घटनाओं ने या समय ने ऐसा मतलब एक तरीके से खेल खेला कि ये योजना मतलब असफल हो गई हमारी बहुत बुरी तरीके से। और ये योजना असफल क्यों रही उसकी मतलब वजह है, और वो वजह आप देखो। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। कब? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया। और भारत और चीन के युद्ध होने का कारण क्या था वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब बता देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए, आपने वर्ल्ड मैपिंग कर रखी है बढ़िया से, जो तिब्बत का क्षेत्र है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। जो आज तिब्बत चीन के अंदर है वो पहले क्या हुआ करता था, एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। और चीन ने बोला कि ये हमारा है, तो जो वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे वो वहां से भाग के आ गए इंडिया। कहां आ गए? इंडिया। और इंडिया कैसे आए? शरणार्थी बन के। शरणार्थी का मतलब ये, उन्हें शरण चाहिए, वो व्यक्ति मतलब एक तरीके से जहां के वो है वहां पे उनको मतलब भगा दिया गया। वहां से किसने भगा दिया? चीन ने भगा दिया। और जब इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता ही होगा एक फॉर्मूला चलता है, अतिथि देवो भव, है ना। अगर दुश्मन भी हमारे द्वार पे आ गया तो हम उसको भी मतलब उस तरीके से रखते हैं जैसे भगवान हमारे घर पे आ गया हो, ऐसा ही वाला मामला है ना। तो अतिथि देवो भव वाला मतलब इंडिया। और उससे भी पहले वाला जो मामला है वो थोड़ा सोच के देखो तुम, और वो आपको ये सोचना है कि हिंदी और चीनी भाई भाई की एक कहावत चलती थी, हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब चीन और इंडिया है वो एक तरीके से भाई भाई जैसे मतलब उस पर विचारधारा पे चलने वाले देश थे, आगे चल रहे थे। लेकिन चीन ने जब ये वाली गड़बड़ की तो इंडिया ने मतलब बोला कि देखो हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति आया भाई, शरणार्थी बन के आया, हम तो उसको यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो चीन ने बोला कि देखो तुम यार मतलब दूसरे व्यक्ति का एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हो जो हमारा दुश्मन है। तो दोस्त का दोस्त कौन होता है? दोस्त का दोस्त, दोस्त का दुश्मन, दुश्मन का दोस्त, और दुश्मन का दुश्मन। इंडिया और चीन तो क्या थे? दोस्त दोस्त। तो जो तिब्बत है वो किसका दुश्मन है? किसका? चीन का। तो चीन मतलब बोलना चाह रहा है कि देख हम दोनों दोस्त हैं यार, मेरा वो दुश्मन तो तुम्हारा भी दुश्मन। बोला नहीं यार, हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव वाला मामला चलता है। बोला कि ठीक है तो फिर तुम उसी को अपनाओ। और उसके बाद चीन और भारत का युद्ध हुआ, और भारत और चीन के युद्ध में मतलब भारत को ज्यादा क्षति उठानी पड़ी, हमें नुकसान ज्यादा हो गया था उस युद्ध में। तो 1962 का भारत चीन का युद्ध, और वो सदमा मतलब कौन नहीं झेल पाए? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मतलब बोला यार हम तो चीन को इतना मानते रहे, चीन के लिए मतलब इतना मरते रहे, सब कुछ करते रहे, और चीन ने एक तरीके से धोखा दे दिया। तो कुछ तो बात रही होगी है ना। 1962, तो 1962 भारत चीन युद्ध। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। जब चीन ने भारत को हरा दिया तो पाकिस्तान के मतलब जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए। और दूसरी बात, चीन के नजदीक आ गया, मतलब कौन? पाकिस्तान। और उधर मतलब दूसरा सपोर्ट कहां से मिल रहा था उसको? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। तो पाकिस्तान का ऐसा वाला मामला, उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने भारत पे आक्रमण कर दिया। इस समय पे जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू मतलब एक्सपायर हो गए थे और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री भाई कद में ही छोटे थे, लेकिन उनका जो एक तरीके से जिसको बोला जाता है कि जिगर, बड़ा बड़े दिल वाले व्यक्ति थे वो यार, मतलब कद छोटे होने से कुछ नहीं होता है। और 1965 में उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ हराया बल्कि घुटने टिकवा दिए, ऐसे वाला मामला मतलब हुआ। और सबसे बड़ी बात जो मतलब हमें सीखने वाली बात है वो यहाँ पे ये कि जवाहरलाल नेहरू का जो मामला रहा उस समय तक मतलब हमें अमेरिका से मतलब अनाज मिलता रहा, और वो भी वो वाला अनाज मिलता रहा जहाँ पे जो अमेरिका मतलब जिन पशुओं को जिस अनाज को खिलाता वो अनाज हमें मतलब बेचता रहा। लेकिन यहाँ पे बात आती है किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि मतलब किसी के सामने भीख मांगने से अच्छा है भूखा मर जाना। समझ में आया क्या बोला? किसी के सामने भीख मांगने से अच्छा है भूखा मर जाना। और जब वो लाल बहादुर शास्त्री वो इंसान थे जिन्होंने मतलब सबसे पहले बोला कि अगर
देश भूखा मरता है तो सबसे पहले भूखे मरने वालों में मैं और मेरा परिवार होगा। और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान वाला, तो जय जवान जय किसान वाला नारा दिया और मतलब बोला कि हमें आत्मनिर्भर होना है। किस चीज में? खेती में। लेकिन 1966 में, कब? 1966 में एक अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने की वजह से और स्थिति दयनीय हो गई। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई पूरी तरीके से। उसके बाद मतलब योजनाएं नहीं बनी। बोला यार योजना क्यों बनाए मतलब 5 साल के लिए, तो फिर मामला ऐसा हुआ कि 3 साल में मतलब एक वर्षीय योजनाएं बनी। 1966 से लेके 1969 के लिए, जिसको क्या बोला जाता है? योजना अवकाश या फिर प्लानिंग हॉलीडे के नाम से इसको जाना जाता है। 1966 से लेके 1969 के बीच में ये बनी। इस समय पे मतलब एक विश्व में एक बढ़िया से मतलब एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने मतलब हरित क्रांति का जनक बोला जाता है विश्व भर में, हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और इन्होंने भारत को भी प्रवोक किया यार ऐसा ऐसा कर लो और उन्नत बीज मतलब हाइब्रिड बीज को मतलब प्रवोक करने की बात की और इस चीज को मतलब इंडिया ने अपनाया और हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति की वजह से हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और 1966 से 69 के बीच वाला ये वाला टाइम हरित क्रांति कृषि के लिए ये एक तरीके से मतलब गोल्डन टाइम पीरियड जिसको मतलब बोल सकते हैं। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में बनी। इस समय पे 1970 में ऑपरेशन फ्लड, क्या है? ऑपरेशन फ्लड नाम से एक दुग्ध क्रांति जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं वो आई और बोला कि यार हम कैसे भी करके जो पशुपालन है उसको फायदे का सौदा बनाया जाए, जो पशुपालन है उसको फायदे का। यहाँ पे मामला किसका हो रहा है? कृषि का। और यहाँ पे पशुपालन का मतलब बोला कि देखो हमारे ज्यादातर लोग हैं वो या तो मतलब कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या फिर पशुपालन में जुड़े हुए हैं और ये अगर ये फायदे का सौदा बनता है तो एक अलग मामला हो जाएगा। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में, उससे पहले मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब जो प्राइवेट बैंक है उन बैंकों को क्या कर दिया? सरकारी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सरकारी बना दिया गया और इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भाई, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मामला क्या था? हम मतलब किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं रहे, हमें आत्मनिर्भर होना है। और ये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो पाई कि नहीं हो पाई वो तो मतलब तुम्हें पता ही, आज भी हम मतलब इस चीज के लिए जूझ रहे हैं कि हमें भाई सेल्फ डिपेंडेंट होना है कम से कम, है ना। नया इंडिया भी नरेंद्र मोदी जी मतलब चला रहे हैं तो नया इंडिया है ये। फेरा, ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको 2000 में किस नाम से मतलब कर दिया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम से। मतलब एक तरीके से जो मुद्रा का अवैध कारोबार होता है या फिर एक तरीके से गलत तरीके से मतलब ब्लैक मनी को जनरेट किया जाता है उसको रोकने के लिए ये वाला कानून आया गया। कौन सा? फेरा। और इसको अभी क्या कर दिया गया? खेमा कर दिया सन 2000 में। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच में चली पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में मतलब गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता, मतलब गरीबी को कैसे हटाया जाए और इसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम भी मतलब लाए गए। गरीबों को नहीं हटाना, किसको हटाना है? गरीबी को हटाने के लिए कार्यक्रम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, आप लोगों को पता हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस लिए? क्योंकि अगर शहरों में बैंक के शहरी लोग या मतलब जो लोग 5% या 10% लोग बैंकों से कनेक्ट हो गए जाएंगे तो उससे मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मतलब सब लोगों को कनेक्ट करना है तो कम से कम गांवों के लेवल पे भी हमें मतलब बैंक स्थापित करने पड़ेंगे। और कोई भी बड़ा बैंक या कोई भी मतलब जो प्रॉफिट के लिए बैंक काम कर रहा है वो बैंक गांव में जाके खोलने के लिए तैयार नहीं था। नरसिम्हम समिति ने मतलब बोला कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाए। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मतलब क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर जो एक तरीके से जो भी बैंक उसको सपोर्ट कर रहा है वो वाला बैंक, इन तीनों ने मिलकर मतलब एक तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा दी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975। अब मामला है परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का। ये परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण का मामला क्या था? आपको पता है कि जनसंख्या होना बुरी बात नहीं है, ज्यादा जनसंख्या होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या बेरोजगार है तब बुरी बात है। काम की उपलब्धता है नहीं, सुना है ना, मतलब गरीबी का कारण है जनसंख्या और जनसंख्या का कारण है गरीबी। तो वो तो कैसे सर्किल वाला मामला है वो आप सब लोग जानते ही हो। लेकिन मैं जो अभी यहाँ पे बात कर रहा हूं वो वाला टाइम पीरियड है जिस समय पे इंदिरा गांधी की तो सरकार है
और इंदिरा गांधी की सरकार में इसका एक बेटा है संजय गांधी। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण मतलब जनसंख्या हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियंत्रण हम दो हमारे दो, भाई जनसंख्या कंट्रोल के लिए मतलब ये किया गया। लेकिन जो परिवार नियोजन का जो मामला है इसको थोड़ा सा क्रिटिकल कैसे कर दिया गया वो समझने वाला मामला है। और वो क्रिटिकल ऐसे किया गया, जिले लेवल पे टारगेट दे दिए, तहसील लेवल पे टारगेट दे दिए, पंचायत लेवल पे टारगेट दे दिए, और वो भी किसको, प्रशासनिक ऑफिसर्स को, और बोला कि आपको इतने लोगों की नसबंदी करवानी है। और जब किसी को टारगेट दे दिए जाएंगे तो वो व्यक्ति उसको नहीं देखेगा कि किस व्यक्ति मतलब किसकी नसबंदी करवानी है, किसकी नसबंदी नहीं करवानी है। और इस समय पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि मतलब जो व्यक्ति एक लड़का है, अब देखो बच्चे, तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण करना है तो जनसंख्या नियंत्रण के मतलब कई एक उपाय हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट मतलब देखा जाए तो या तो महिला का एक तरीके से नसबंदी हो जाए तो बच्चे कम होंगे, या फिर पुरुष नसबंदी हो जाए तो बच्चे कम होंगे। भाई सिंपल सा मामला, होंगे ही नहीं मेरा मतलब। यहाँ पे बोला था पुरुष नसबंदी की जाए, क्या किया जाए, पुरुष नसबंदी। और पुरुष नसबंदी में मतलब एक लड़का है 13 साल का, 12-13 साल का लड़का घूम रहा है, उसको उठा के नसबंदी कर दी। बोल रहा है मेरी तो शादी नहीं हुई है, बोला हो गई। तो ऐसी अराजकता जैसा माहौल मतलब बन गया, बहुत बुरी कंडीशन हो गई। और फिर जो विपक्ष वाले लोग थे वो हंगामा हंगामा करने लग गए, और हंगामा हंगामा को मतलब देखते हुए इंदिरा गांधी ने मतलब क्या लगवा दिया, इमरजेंसी लगवा दी, आपातकाल, आर्टिकल 352। कौन सा, आर्टिकल 352 लगवा दिया। और मतलब बोला कि अभी देश में अराजकता का माहौल है, देश में ऐसी कंडीशन है वो है, और लगवा दिए भाई आपातकाल। लेकिन तुम सोच के देखो, विपक्ष को जब बंद कर दिया जाएगा तो कौन आवाज उठाएगा। और यहाँ पे तो तानाशाही वाला मामला हो गया पूरी तरीके से कि जो मन में आ जाए, जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब जब उनको ये लगा, ये 2 साल तक लगातार इमरजेंसी चलती रही है, काले दिन के मतलब नाम से जाना जाता है ना, कि यार ये काले दिन थे अपने आप में, विपक्ष के लिए, देश के लिए, सब है ना, ऐसी सिचुएशन हुई। लेकिन इंदिरा गांधी को मतलब इस चीज का एहसास नहीं हुआ, और उन्होंने क्या, इलेक्शन करवा लिया। क्या करवा लिया, इमरजेंसी को हटाया और इलेक्शन करवाया। और इलेक्शन करवाने के बाद इंदिरा गांधी हार गई, और इंदिरा गांधी हार गई तो सरकार आ गई जनता दल की। किसकी आ गई सरकार, जनता दल की। और प्रधानमंत्री कौन बन गए, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने मतलब बोला कि ये जो प्लानिंग 1969 तक थी, ये वाली 5वीं पंचवर्षीय योजना कब तक की, 1979 तक की जो योजना थी, इस योजना को उन्होंने मतलब 78 पे ही समाप्त कर दिया, और बोला कि अब हम दूसरी योजना चलाएंगे। और अनवरत योजनाओं के नाम से मतलब 1978 से लेके और 1983 के लिए ये योजना इन्होंने बनाई। लेकिन ये इनकी भी सरकार मतलब चली गई 1980 में। कब चली गई, 1980 में। तो ज्यादा मामला रहा नहीं, अनवरत योजना का मामला सिर्फ इतना सा है। पहले ये जो 5 ईयर प्लान बन रही है, तो 5 ईयर प्लानिंग जो ऐसी थी कि 5 साल में उसका एनालिसिस करेंगे, कितना पाया, क्या खोया, क्या किया। लेकिन अनवरत योजना में मामला वैसा है कि 5 साल के लिए योजना है, लेकिन हम पर ईयर इसका एनालिसिस करेंगे भाई, कि मतलब निरीक्षण करेंगे, इसको एक तरीके से देखेंगे कि मतलब मामला कैसा है, हमने क्या पाया, क्या खोया। ठीक, तो मोरारजी देसाई की भी सरकार चली गई। उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना बनी 1980 में, और 1980 से 1985 के लिए योजना बनी। और इस योजना फिर से प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने फिर वही वाला मामला जो गरीबी उन्मूलन, तो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन को फिर बढ़ावा दिया। और गरीबी निवारण और रोजगार सृजन के लिए मतलब इन्होंने काम भी किए। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से कर दिया गया इनमें, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और यहाँ पे कौन सी योजना लेके आ गई है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो ये एक तरीके से बढ़िया पहल थी इंदिरा गांधी की। यहाँ पे नाबार्ड, नाबार्ड किसके लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एक तरीके से क्षेत्रीय वो गांव के विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए काम करने वाला मतलब एक तरीके से बैंकों का हेड समझो इसको। किसका, कौन सी बैंकों का, वो बैंक जो कृषि सेक्टर में मतलब कर्ज देती है, उन बैंकों के लिए। तो नाबार्ड की स्थापना की गई। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर घोषित कर दिया गया मतलब भारत की। अब खाद्यान्न की कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना बढ़िया सफल पंचवर्षीय योजना थी। इंदिरा गांधी की मतलब इसी समय पे मौत हो गई 1984 में। और 1984 में मौत हो गई, वो वाला केस हम जाएंगे नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि अभी हम आजाद भारत का इतिहास तो पढ़ नहीं रहे। बस इतना सा बता देता हूं मैं कि उस समय पे एक
ऐसा मामला चल रहा था कि अलग से पाकिस्तान के तर्ज पे एक खालिस्तान बनाया जाए। पाकिस्तान मतलब किसके धार्मिक आधार पर बनाना देश, किसके लिए, मुसलमानों के लिए, और खालिस्तान किसके लिए, सिखों के लिए। मतलब ऐसी तर्ज पे वो मतलब देश बनाने की बात कर रहे हैं। और भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है तुम्हें पता है कि भारत कैसा है, अखंड। कैसा है, अखंड। तो भारत को तो टूटने नहीं दिया जाएगा, और इंदिरा गांधी ने वही किया। तो जो लोग मतलब भारत के टुकड़े करना चाह रहे थे उन लोगों को ही मतलब इंदिरा गांधी ने खत्म करवा दिया, एक सीधा सीधा सा मामला। लेकिन जहां पे खत्म करवाया वो गोल्डन टेम्पल का मामला है। कहां का मामला है, कहां का मामला है वो, ऑपरेशन ब्लू स्टार। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया ना, फिर ठीक। तो गोल्डन टेम्पल में गोलियां चली, वो एक तरीके से पंजाबियों को या सिखों को नागवार गुजरी और बोला कि यार ये तो हमारा धर्म पे हस्तक्षेप करना है, या एक तरीके से धर्म पे प्रहार करने जैसा मामला हो गया। अगर वो गंदे भी थे तो कहीं और जाके मारते, लेकिन कम से कम धार्मिक स्थान पे तो नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद उनकी धार्मिक भावनाएं बढ़ गई, और जो इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली वोली मार दी, और इंदिरा गांधी मतलब खत्म हो गई। उसके बाद हिंदू सिख दंगे हुए उस समय पे, और राजीव गांधी का उस समय का एक स्टेटमेंट था कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो आसपास की जमीन तो हिलती है। मतलब ऐसा वाला मामला था कि जब इंदिरा गांधी मरेगी तो ये छोटे मोटे मतलब दंगे अंगे तो होंगे, ऐसा कुछ मामला था। 1985 से 90 के लिए फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना बनी। इसमें मतलब प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी का मतलब दूसरा वाला बेटा है। वो पहला वाला एक और बेटा मतलब खत्म हो चुका है, उसका पायलट किसमें मतलब चले गए, संजय गांधी एरोप्लेन क्रैश में मतलब चले गए वो। बाकी 1985 से लेकर 90 के लिए ये योजना बनी। राजीव गांधी को बहुमत मिला खतरनाक वाला, 400 सीट जीते लोकसभा की। कितनी, 400 सीट, क्योंकि इंदिरा गांधी एक्सपायर हो गई थी। इंडिया की जनता भावनात्मक, अरे भावनाओं के चक्कर में मतलब शानदार सा मतलब सीट जीत के आ गए। 1985 से 90 तक का ये टाइम ड्यूरेशन। इन्होंने मतलब बोला कि देखो अभी हमें भाई पढ़ के आए ना, तो किस पे जोर देना है, मॉडर्नाइजेशन। किस पे, तीव्र विकास और आधुनिकीकरण पे मतलब इन्होंने फोर्स किया। मिलियन बेस स्कीम के तहत मतलब बोला सिंचाई को बढ़ावा दो। सिंचाई तब होगी जब कुआं होंगे, और कुआं होंगे, सिंचाई होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो लोगों को बढ़िया खाद्यान्न मिल रहा होगा। जब खाने के लिए ठीक ठाक तरीके से मिल रहा होगा तो पैसा भी बचेगा उनके पास, उत्पादकता ज्यादा होगी। तो उत्पादकता ज्यादा होगी तो धीरे धीरे पैसा भी मतलब लोग शिक्षा पे जोर देंगे, फिर जागरूकता आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी तो मतलब ठीक ठाक कंडीशन हो जाएगा। मिलियन बेस स्कीम। इंदिरा आवास योजना किसके लिए चलाई गई, इंदिरा आवास योजना किसके लिए चलाई गई, किसके लिए। तो इंदिरा आवास योजना जो मेनली चलाई गई थी वो मेनली किसके लिए चलाई गई थी, बाद में कर दिया गया उसको SC ST के लिए। तो मेनली किसके लिए चलाई गई थी, उसको आवास किसको मिल रही थी, वो किसको, नहीं देखो किसको मिल रही, वो तो राजीव गांधी आवास योजना है। ये कंडीशन है, इसका मतलब दिख रहा है सीधा सा था कि है क्या, नहीं इनका जो मतलब इंदिरा आवास योजना का जो मेन मकसद था, वो मेन मकसद ये था कि जो लोग, जो प्रताड़ित लोग थे उनको ये आवास मिलने वाले थे। जिन लोगों के पास, प्रताड़ित का एक तरीके से हम बोले कि क्या बोले उनको, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोग वंचित थे घरों से, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में। इकोनॉमिकली नहीं है यार, इसका मामला कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे भी वो ठीक से, मतलब तुम लोग लिखा है मैंने। क्या, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए मतलब मिल रही थी इंदिरा आवास। हाँ, ये है बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए। ठीक है, वो किसके लिए था, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए इंदिरा आवास योजना थी। और इसको बाद में कर दिया गया था SC ST के लिए भी, मतलब एक तरीके से जो लोग पिछड़े हुए
जो कमजोर है उनको भी इंदिरा आवास मतलब दिया जाए। HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, भाई मानव संसाधन का विकास किया जाए। और मानव संसाधन के विकास के लिए सिंपल सा मामला तुम समझते हो यार, हमारे पास है क्या ले दे के, जनसंख्या, और इस जनसंख्या का अगर विकास हो जाता है तो मतलब ठीक ठाक मामला हो जाएगा। और ये अपने आप में भाई क्या है, संसाधन है। ये क्या है, संसाधन। इसका प्रयोग और दुरुपयोग वाला मामला है। अगर इसका अच्छे से प्रयोग होगा तो मतलब देश बहुत आगे। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, भारत विश्व का सबसे युवा देश। 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले मतलब मामला क्या बन जाता है, राजनीतिक अस्थिरता का मतलब दौर पड़ गया था। और 1990 से 92 तक का ये बीच में मतलब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी, एक वर्षीय 2 योजनाएं बनी। राजनीतिक अस्थिरता चली। राजनीतिक अस्थिरता के चलते तुम्हें पता होना चाहिए कि कंडीशन बिल्कुल हमारा देश गर्त में मतलब चला गया होता और वित्तीय आपातकाल की स्थिति क्रिएट हो रही थी। किसकी, वित्तीय आपातकाल की स्थिति जनरेट हो रही थी। लेकिन उस वित्तीय आपातकाल से कैसे भी करके किसने निकाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। वो आपको सारा का सारा पता हुआ है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से 1997 के बीच में ये चली। समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के मतलब लिए चली। विनिवेश, विनिवेश मतलब भाई जो सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों का हम प्राइवेटाइजेशन करें, तो वो विनिवेश वाला मामला है। संसद निधि मतलब जो सांसदीय क्षेत्र है, सांसद निधि मतलब एक प्रोग्राम चलाया गया, बोला कि 1 करोड़ रुपए दो एक सांसद को संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मतलब चलाया गया। जो कुपोषित लोग हैं, कुपोषण मिटाने के लिए उन बच्चों में से जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं उन बच्चों में से मतलब बाद में जाके उसको मिडिल तक कर दिया गया। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया गया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि विश्व आज 2 चीजों से ग्रसित है, एक तो मतलब कुपोषण से ग्रसित है, दूसरा मोटापे से। किससे, एक तो कुपोषण से ग्रसित है और दूसरा मोटापे से, और दोनों की दोनों ही विकराल समस्या है। तो कुपोषण को मिटाने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मतलब चलाया गया। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड नवरत्न का मतलब उपाधि देने वाला मामला चला। किसको, जो सरकारी कंपनियां हैं। आधारभूत संरचना को सुधारने की बात की। आधारभूत संरचना को मतलब आप जानते हो आधारभूत संरचना क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल व्यवस्था है, वायु का मतलब एक तरीके से स्वच्छ होना है ना क्या। तो वो चीज जो फंडामेंटल है, जो बेसिक नीड है, सबसे जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं सबसे पहले उनको मतलब सुदृढ़ किया जाए। तो आधारभूत संरचना को ठीक करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चली। और इसमें क्या हुआ मामला, एक राष्ट्रीय किसान आयोग बना। फिर एक ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाला मामला, क्या है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। ये कौन सा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है ये 2005 में। और इसको WHO और वर्ल्ड बैंक ने भी मतलब वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। और इस भाई सिंपल सा मामला है यार, एक कहावत सी मतलब बोलते रहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। एक और मतलब बोलते हैं भाई संसार का सबसे बढ़िया सुख कौन सा है, क्या हो गया, संसार का सुख क्या है, शरीर का स्वस्थ होना। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कस्तूरबा गांधी जो कार्यक्रम है, कस्तूरबा गांधी योजना है, वो एक तरीके से मतलब SC ST वाले बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था, मतलब इनको बोलो इनकी एजुकेशन में सुधार करने के लिए और इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, छात्रावास, ठीक है। तो उसके बाद नरेगा 2005 में, नरेगा आप जानते ही हो, नरेगा फिर 2006 में लागू हो गया और 2009 में मनरेगा, महात्मा गांधी का नाम और जोड़ दिया गया नरेगा में। ये गारंटी एक्ट है भाई रोजगार का। नरेगा क्या है, गारंटी एक्ट है, रोजगार की गारंटी देता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको मतलब रोजगार मिल जाएगा और ये आपको 150 दिन मतलब रोजगार देने की गारंटी देता है। किसने देने, 150 दिन, मतलब ये साल में 150 दिन आपको रोजगार मिल जाएगा। तो नरेगा मतलब भाई बड़ा खतरनाक वाला मामला है। सरपंचों की कमाई का एक जरिया है अच्छा खासा ना, सबसे अच्छा जरिया यही है सरपंचों की कमाई का। 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था देश की तस्वीर बदलो, तो देश की तस्वीर नहीं, ये नहीं, ये तो बढ़िया दिखता है, ऐसा नहीं कि मतलब अब इसमें ऐसा टेढ़ा एड़ा करना है कुछ नहीं, बढ़िया है मतलब
देश की तस्वीर बदलो का मतलब वही है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी भी मतलब बोलते हैं नया इंडिया, तो नया इंडिया मतलब पुराना अभी तक है। अभी जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो क्या रैली, हाँ तो लोग बोल रहे हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत कब टूटा था। ठीक है। आम आदमी बीमा, आम आदमी बीमा योजना का मतलब ये था कि जैसे एक परिवार है और परिवार का अगर मुखिया खत्म हो जाता है तो उस परिवार का जो एक तरीके से दुख बांटने के लिए या फिर एक तरीके से उन्हें सांत्वना देने के लिए या फिर उन्हें ये बोलने के लिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वित्तीय थोड़ा सा मतलब हेल्प कर दी जाएगी, तो उन्हें पैसा ऐसा मतलब दे दिया जाएगा अगर परिवार का कोई मुखिया खत्म हो गया है तो इकोनॉमिकली हेल्प है ये। ठीक है। फिर क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन मतलब चला। उसके बाद राजीव गांधी आवास योजना। राजीव गांधी आवास योजना का मामला क्या है, राजीव गांधी आवास योजना का मामला इतना सा है कि जो शहरों में झुग्गी झोपड़ियां हैं और उन झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करके उनको आवास की व्यवस्था करवाई जाए बढ़िया से। और सच में बहुत स्लम्स का यार बड़ा खतरनाक सा मामला है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें तो मतलब बड़ी समस्या है। इतनी बीमारियों का एक तरीके से अड्डा है। आप सोच के देखो कि मतलब एक रेल की पटरी है और रेल की पटरी के पास में ही उन्होंने खोली टांग टांग के मतलब व्यवस्था कर ली अपनी, फिर धीरे धीरे वहीं पे 4 पत्थर रखे, ईंट रखे और धीरे धीरे करके वो बस्ती बन गई पूरी की पूरी। और उन्हें गंदी बस्तियों के नाम से भी मतलब जाना जाता है। किसके नाम से, गंदी बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम ये देखो कि वहां पे इंसान रह रहा है और उस इंसान की कंडीशन कैसी है और वो उस इंसान उसमें रहने के लिए मजबूर है भाई। वो मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई मस्ती की वजह से वो रह रहा है वहां पे, मजबूर है वो। तो राजीव गांधी आवास योजना का मतलब मामला ये था कि इनको किसकी व्यवस्था की जाए, आवास की व्यवस्था की जाए और इनको एक अच्छे से पुनर्वास किया जाए इनका अच्छे से। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में, लेकिन प्लानिंग तो अच्छी अच्छी थी कि मतलब सतत विकास करेंगे, ऐसा विकास करेंगे कि मतलब जो आज तो है ही आगे चलता रहेगा, लेकिन जो बना रहे थे वही नहीं रहे, आगे चलता रहे है ना। तो नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और नरेंद्र मोदी की सरकार ने आगे मतलब बोला योजना आयोग खत्म 2015 में, और क्या आ गया, नीति आयोग। योजना आयोग के भी हेड कौन होते थे, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के भी वही हेड है। कोई ऐसा कुछ खास मतलब मामला है नहीं, ऐसा कोई खास डिफरेंस भी नहीं है। बाकी हमारी 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, जहां तक मुझे उम्मीद है प्रश्न आपके यहीं तक मतलब बन जाएंगे। और वनडे एग्जाम में इकोनॉमी का जो रोल है वो मतलब कुछ ज़्यादा खास तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आएंगे तो वो प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं और इतना ही काफ़ी है। यूपीएससी तो देना नहीं है यार, ये किसका मामला है, वनडे एग्जाम का है, इतना काफ़ी। करंट अफेयर्स, करंट बेस्ड मतलब क्वेश्चन रहते हैं, तो करंट बेस्ड मतलब जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से तुम जब करंट को देखोगे तो फिर करंट क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है।